Well, good morning, class. So, Good morning, sir. morning, good morning. You can just put on your attendance on the chat box. Okay. So, we will be continuing with the water treatment part, right? So, पहले वाले में हम लोगों ने क्या देख लिया है अभी तक का हम लोगों ने इससे पहले देखा कि क्या होती है स्क्रीनिंग, ठीक है, एरिएटर्स कौन कौन से होते हैं, और थर्ड हमने जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में ही हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें दो टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, ठीक है। एक टाइप 1 है प्लेन सेडिमेंटेशन जिसे बोलते हैं, और दूसरा है सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, ठीक है, या फिर प्लेन या फिर जिसको टाइप 2 सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या टाइप 2 टैंक भी बोलते हैं उसको। तो टाइप 2 सेडिमेंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका देख चुके हैं, टाइप 1 देख चुके हैं, अब टाइप 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। So I'll directly take you to the slides. So is it visible, students? This type 2 sedimentation? Yes, sir. Oh, thank you. Right. So type 2 sedimentation, or it is also called clarification or sedimentation with coagulation, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइप 1 हो गया आपका प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, आप उसको कुछ डिटेंशन पीरियड या डिटेंशन टाइम के लिए उसको सेटल होने के लिए रखते हो और वो आके नीचे सेटल हो जाते हैं, उसके बाद आप उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो प्लेन सेडिमेंटेशन था। अब ये है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अब कोगुलेशन क्या चीज है, ठीक है, कोगुलेंट्स क्या होते हैं ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और सेडिमेंटेशन कोगुलेशन की हेल्प से कैसे होता है दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे। देखिए, तो कोगुलेंट्स क्या होता है, कोगुलेंट्स आर एडेड टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव protective charge on the colloidal particles and allow them to coagulate. तो कोगुलेंट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वाटर पे, ठीक है। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो सेटल हुए पार्टिकल्स हैं, वो तो प्लेन सेडिमेंटेशन से सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, कोलोइडल आपके सस्पेंडेड हैं, कोलोइडल हैं और डिसॉल्व्ड है, ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं आपके। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करता है कोगुलेंट्स, उनको न्यूट्रलाइज करता है और उनको एंड अलाउ देम टू कोएगुलेट, ठीक है। सो द कोगुलेंट शुड रिमूव द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। अब कोगुलेट का मतलब क्या हो गया इसमें, कोगुलेशन मतलब कि कोगुलेंट्स तो केमिकल्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करें नेगेटिव चार्ज को कोलोइडल पार्टिकल्स के, है ना, और कोगुलेट मतलब एंड अलाउ देम टू कोगुलेट मतलब कि एक संग उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक क्लस्टर टाइप का बना रहे हैं, कोगुलेट्स उसको बोलते हैं कोगुलेशन, और वो फिर हैवी वेट में हो जाता है और उसका वो फिर सेटल हो जाता है उसके बाद, है ना। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है, बट पहले वाले में क्या था, कोई केमिकल नहीं यूज किया गया था, इस वाले में हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन या फिर टाइप 2 सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। तो कोगुलेंट शुड रिमूव फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। अब कोगुलेंट्स से हम लोग क्या कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं, देखिए, फ्रेगमेंट्स ऑफ वेजिटेशन मैटर एंड प्लांट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कलरिंग मैटर ये हट सकता है इससे, फाइन मटीरियल फाइन मिनरल्स प्रेजेंट इन कोलोइडल फॉर्म, फाइन मिनरल्स जो है उसको भी आप कोगुलेंट्स का यूज करके हटा सकते हो, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप हटा सकते हो इससे। और कोगुलेशन प्रोसेस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडेड फ्रॉम सीवेज। तो कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं उसमें वाटर में सीवेज से आते हैं जो, उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों का कोगुलेंट का यूज करके रिमूव कर सकते हो, इसलिए कोगुलेंट की जरूरत पड़ी आपको। अब जो कोगुलेशन जो है वो कोगुलेंट को ऐड करने की प्रोसेस है, ठीक है, कोगुलेशन जिसे बोलते हैं।
तो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो इसको, इस प्रोसेस को या कोगुलेशन को अफेक्ट करेंगी? देखिए पहला तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कोगुलेंट है, किस टाइप का वो केमिकल है, ठीक है, कैसे कोगुलेशन हो रही है, वो है टाइप ऑफ कोगुलेंट। दूसरा है क्वांटिटी और डोज ऑफ कोगुलेंट, ये बहुत जरूरी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको कोगुलेंट को ऐड करना है? ऐसे थोड़ा कि आप कितना भी ऐड कर लो, तो ज्यादा ऐड करोगे तो भी गलत है और कम ऐड करोगे तो भी गलत है ना। तो आपको ऑप्टिमम डोज निकालनी पड़ती है, या फिर क्वांटिटी ऑफ द कोगुलेंट आपको पता होनी चाहिए, फैक्टर अफेक्टिंग है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। अब किस तरीके का वाटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आप कोगुलेंट का यूज कर पाओगे। टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड मैटर। अगेन सस्पेंडेड मैटर किस तरीके के हैं, क्या वो सेटल हो पाएंगे, क्या वो कोगुलेट कर पाएंगे, है ना, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर जिससे अफेक्ट होगा कोगुलेशन। पीएच से अफेक्ट होगा, पीएच आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है, कितना पीएच होता है, रेंज अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, कोगुलेशन करवाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एंड टाइम एंड मेथड ऑफ मिक्सिंग। अब वो उस कोगुलेंट को आप पानी में कैसे मिक्स कर रहे हो, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। मैनुअली कर रहे हो, मैकेनिकली कर रहे हो, तो ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, उससे भी काफी कोगुलेशन में फर्क पड़ेगा। तो जो होता है देखिए, द कोगुलेंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर इज थॉरोली मिक्स्ड एंड अ थिक जेलेटिनस प्रेसिपिटेट नोन एज फ्लॉक इज फॉर्म। देखिए कोगुलेंट्स जो है, जो वाटर में डिसॉल्व किया हमने, उसको थॉरोली आपको मिक्स करना है, एंड अ थिक जेलेटिनियस पीपीटी, मतलब ये प्रेसिपिटेट है, नोन एज फ्लॉक इज फॉर्म। एक तो क्या होता है, जेलेटिनियस टाइप का एक आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, एक फ्लॉक, उसको आप फ्लॉक बोलोगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, इसी प्रोसेस को हम फ्लॉकुलेशन भी बोलते हैं। जो मैं आपको फ्लॉकुलेशन बोल रहा था वो यही होता है, जो फ्लॉक का बनना होता है ना, फ्लॉक्स बनते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन प्रोसेस का नाम, ठीक है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम एंड फेरिक आयंस हैव पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड टर्बिडिटी। अब देखिए हमारी जो वाटर में इम्प्योरिटी है, जो डिसॉल्व फॉर्म में, वो क्या है, क्ले और जो भी डिसॉल्व सॉलिड्स में जो टर्बिडिटी आ रही है, वो हमारी इम्प्योरिटीज है, इसको हमें रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? एल्यूमिनियम और फेरिक आयरन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज जो क्ले और ये है टर्बिडिटी है, हमारी वाटर में इम्प्योरिटी है, उसको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो अट्रैक्ट करके वो क्या करेंगे, उसको जेलेटिनस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसका फ्लॉक बना देंगे, और ये हैवी होता है फ्लॉक, तो ये क्या होता है, नीचे आके सेटल हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो क्या हुआ, हमने बेसिकली केमिकल्स लिए, कोगुलेंट्स लिए, और ये नेगेटिवली चार्ज जो इम्प्योरिटीज थी इनसे मिलेंगे, ये एक फ्लॉक बनाएंगे और बाद में जाके नीचे सेटल हो जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस रहेगी। ये देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कोगुलेंट्स यूज होते हैं। देखिए सबसे जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एलम आपका, ठीक है। और एलम, एलम क्या है, फिटकरी, फिटकरी जो होती है वही एलम होता है, ठीक है। सो एलम सबसे ज्यादा, अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाओगे तो मैक्सिमम यूज एलम का किया जाता है। आप देखोगे कि बड़ी बड़ी इसके ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं एलम के, उसको फिर तोड़ तोड़ के उसमें वाटर में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये टाइप 2 सेडिमेंटेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोगुलेंट क्या है, एलम है। फिर आपका आता है फेरस सल्फेट, कॉपरास भी इसे हम बोलते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आप। क्लोरीनेटेड कॉपरास, ठीक है। सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कुछ टाइप के मैंने आपको नाम बताए हैं, इनमें से हम लोग ऊपर के एक दो मतलब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी भी आप लोग इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसमें दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा इसमें मटेरियल, ठीक है। बट जो कोगुलेंट्स कैसे काम करते हैं मैं आपको इसको पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने पहले टाइप पे कोगुलेंट बताया आपको एलम, ठीक है। अब एलम कैसे यूज करते हैं हम कोगुलेंट की तरह, कैसे हेल्प करता है। तो एलम जो होता है ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इस फॉर्म में रहता है Al2SO4 3.18H2O। ये जरूर आप लोग ध्यान रख लें, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एलम जो आपका कोवलेंट है उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, वो क्या चीज है, एलम सल्फेट क्या चीज है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, Al2SO4 थ्राइस.18H2O, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये एज अ कोवलेंट यूज किया जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, एलम रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, सॉरी रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट्स HCO3। ये क्या इंप्योरिटी है, ये वाटर में प्रेजेंट होती है HCO3, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एलम क्या करता है, ये वाला पोर्शन जो है ये रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट्स के संग टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 व्हिच इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये आपका आ गया एलम Al2SO4 3 Al2SO4 3 18H2O,
प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इम्प्योरिटी जो आपकी है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगी आपको CaHCO3। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा एलम AlOH के संग मिक्स हो जाएगा और एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, AlOH3 का प्रेसिपिटेट बनाएगा। दूसरा आपको मिलेगा CaSO4, 6CO2 एंड 12H2O। तो ये रिएक्शन पूछ लेता है कभी कभी, है ना, तो आप भी थोड़ा रिएक्शन ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो फॉर्म है AlOH3, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है हम लोगों को। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे इसमें 6CO2 मतलब प्रोडक्शन ऑफ CO2 भी हो रहा है इसमें, कुछ कुछ हद तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है ना। देखिए, एडिशन ऑफ एलम प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड which forms carbonic acid which decreases pH and hence corrosiveness is increased। तो ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर CO2 ज्यादा होगी तो कार्बोनिक एसिड में के फॉर्म में रहेगा वो, और pH को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, मतलब एसिडिक फॉर्म में कर देगा उसको, है ना। एंड हेंस corrosiveness is increased, तो corrosion होने की चांसेस बढ़ जाएंगी पाइप वगैरह में। ठीक है, और इसका एक और क्या इफेक्ट होता है, द एडिशन ऑफ एलम इम्पार्ट्स परमानेंट हार्डनेस। ये भी एक चीज नोट करने वाली है कि एलम को ऐड करने से परमानेंट हार्डनेस इसमें आ जाती है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स बाइकार्बोनेट इनटू सल्फेट। तो बाइकार्बोनेट को किसमें कर रहा है, CaSO4, देखिए सल्फेट के फॉर्म में चेंज कर रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट को HCO3 को CaSO4 के टर्म में चेंज कर रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट को सल्फेट में चेंज कर रहा है। और सल्फेट किस तरीके की सल्फेट्स किस में आते हैं, परमानेंट हार्डनेस में आते हैं ना। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो आते हैं वो टेम्परेरी उसमें आते हैं, और सल्फेट्स वगैरह जो आते हैं परमानेंट हार्डनेस में आते हैं। तो एलम को ऐड करने से परमानेंट हार्डनेस भी हो सकती है वाटर में, ये भी लिखा हुआ है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एलम इज इफेक्टिव ओनली इन पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 8.5। ठीक है, तो पीएच की जो ये एलएम अगर आपको यूज करना है वाटर में, तो आपको पहले पीएच किस रेंज में लाना पड़ेगा, 6.5 से लेके 8.5 की रेंज में लाना पड़ेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पीएच alkali may be required such as lime or soda to raise the pH। ठीक है, तो आपको पहले पीएच बढ़ा के यहाँ इस रेंज पे लाना पड़ेगा, तो ही आप एलएम को यूज कर पाओगे। और आप पीएच कैसे बढ़ा सकते हो, लाइम या फिर सोडा को आप ऐड करो तो पीएच बढ़ जाएगा पानी में। ठीक है, तो इस रेंज में आना जरूरी है, आपको 6.5 से लेके 8.5 तक की रेंज में आना जरूरी है। So the dose of alum is 10 to 30 mg per liter and on an average it is 17 mg per liter is usually provided। तो कितनी एलम की डोज डाली जाती है, 10 से लेकर 30 mg पर लीटर, और एवरेज अगर हम ले तो 17 mg पर लीटर, मतलब हर एक लीटर पे 17 mg एलम आपका डाला जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, एज अ कोगुलेंट एलम इतना यूज होता है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एलम इज चीपर and flocks formed are stable, but disadvantage is that it has huge quantity of sludge is produced। तो एलम को हम लोग सबसे ज्यादा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो फिटकरी है एलम है ना, वो बहुत चीप है, आराम से मिल जाती है, और फ्लॉक्स भी जो है इसमें फ्लॉक्स बन जाते हैं। मैंने फ्लॉक्स बताया था आपको क्या होते हैं, है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत हाई क्वांटिटी में इसमें स्लज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्लज क्या होता है, जो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा स्लज इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि फ्लॉक्स बनते हैं, केमिकल एलम वगैरह बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है उसमें, तो उसका जो रेसिड्यू होता है वो सब नीचे आके बैठ जाता है ना। तो वो सब कुछ आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है नीचे स्लज, तो आपको स्लज बहुत ज्यादा रिमूव करना पड़ेगा पानी से। ठीक है, ये वही वही आप ये देख सकते हैं, ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आप इसको मतलब किस तरीके से किया जाता है, इसको एक प्रोसेस ये भी है कि क्विक लाइम आप लेते हैं, CaO इज एडेड टू इंक्रीज द पीएच। ठीक है, CaO CO2 से मिलता है तो CaCO3 बनता है, CaCO3 वाटर के संग रिएक्ट करता है और ये CaHCO3 बनता है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये नेगेटिव वाला जो है, तो यही आप यहाँ पर वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर में इम्प्योरिटी है, और ये आप एलम को ऐड कर दो, फिर ये सेम वही रिएक्शन है, LOH प्रेसिपिटेट मिलेगा, CaSO4 मिलेगा, CO2 रिलीज होगी और H2 मिलेगा आपको। तो ये रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। तो बेसिकली क्विक लाइम हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि इसका पीएच बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि हमको रेंज चाहिए 6.8 से लेकर 8.4 तक का हम लोगों को रेंज चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, 6.5 to 8.5 तक। ठीक है,
सो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा जिसमें थोड़ा और डिटेल में है, आप लोग इसको देख सकते हैं फर्दर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रॉ वाटर, सबसे ज्यादा एलम ही यूज होता है, ठीक है, ट्रीट करने। सेकेंड टाइप का है आपका कॉपरास या फिर फेरस सल्फेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट इसे बोलते हैं। सेकंड, दीज आर यूज्ड विद लाइम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पीएच, पहले आपको पीएच बढ़ाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये कॉपरास का फॉर्मूला ये है FeSO4.7H2, ये आप ध्यान में रखेंगे। व्हेन कॉपरास इज एडेड द वाटर with lime, when copras is added in water with lime, then the precipitate of FeOH3 is formed, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बनता है जब आप कॉपरास को वाटर में ऐड करते हो विद लाइम। तो आप देखो पहले आपने क्या लिया, कॉपरास आपने लिया जो कि क्या है, फेरस सल्फेट है बेसिकली FeSO4.7H2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, मतलब लाइम, आपने इसको लाइम से रिएक्ट कराओगे तो ये CaSO4 FeOH2 का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको एंड 7H2। अब ये FeOH2 होगा, ये फर्दर ऑक्सीजन और वाटर के संग रिएक्ट करेगा और बनेगा 4FeOH3, ठीक है। ये जो प्रेसिपिटेट है आपका, ये आके नीचे सेटल हो जाता है वाटर में, ठीक है। Iron salts are active only in pH range of more than 8.5, therefore addition of lime is essential। इस प्रोसेस में आपको लाइम ऐड करना जरूरी है, ये CaOH वाली प्रोसेस करनी जरूरी है बिकॉज, क्योंकि ये आपको पीएच रेंज आपको 8.5 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको पीएच इंक्रीज करने की जरूरत है। द यूज ऑफ आयरन सॉल्ट इन वाटर इज लिमिटेड बिकॉज इट मेंटेन्स हाई पीएच बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको लिमिटेड रखा जाता है बिकॉज पीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। मोर ओवर इंक्रेस्टेशन प्रॉब्लम इन पाइप इंक्रीजेस, तो बहुत पीएच बढ़ रहा है, इंक्रेस्टेशन मतलब इंक्रेस्टेशन वही आपका जो आपका कोरोसिवनेस टाइप का, या फिर जो इंक्रेस्टेशन है बेसिकली जो आपकी एक लेयर्स ही फॉर्म हो जाती है पाइप में, वो चीज बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। द डोज ऑफ फेरस सल्फेट इज ऑल्सो 10 to 30 mg पर लीटर, तो इसकी डोज भी हम लोग करीब करीब 10 से 30 mg पर लीटर के करीब ही रखते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट, तो ये फेरस जो है, फेरस नाम से बता रहा है क्या है, आयरन के सॉल्ट है, ठीक है। फेरस सल्फेट आयरन का सॉल्ट है, ठीक है। ऊपर वाला कॉपरास था, ये है आपका। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्लोरीनेटेड कॉपरास, ठीक है। तो ऊपर के दो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट कॉमनली यही दो यूज होते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले कुछ जो है मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप इनको थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आई हैव ऑल द नोट्स प्रिपेयर्ड, इसमें नोट्स सारे प्रिपेयर्ड हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसी तरह सोडियम एल्यूमिनेट है, कैसे रिएक्ट करता है, सिर्फ रिएक्शंस आप लोगों को देखनी है, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो आप लोगों को रिएक्शन में चेक करना है, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकते हैं वो लोग प्रोसेस में, लेकिन ज्यादातर एलम और कॉपरास ही आपको पूछा जाता है, बट आप लोग इसको भी देख के जाइएगा, सोडियम एल्यूमिनेट और ये सब, मैग्नीशियम कार्बोनेट विद लाइम, ठीक है। ये सब कोगुलेंट की तरह यूज होते हैं, देखिए सब में रिएक्शंस हैं, सब रिएक्ट कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बनाना है। एक होता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये क्या होते हैं, दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स, तो ये कुछ पॉलीमर्स है, ठीक है। बट दीज वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ पीएच रेंज बट आर कॉस्टली, दीज आर वेरी कॉस्टली। तो ये प्रोसेस पॉली इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस, राइट। किसी का अमन, अमन आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, अमन चौहान। ओके, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ कोगुलेंट्स हैं, ये आप लोग भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये क्या चीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दो तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, बाकी आपकी बाकी जो रिमेनिंग तीन है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्लोरिनेटेड कॉपरास, सोडियम एल्यूमिनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट विद लाइम, ठीक है। ये रिएक्शन जरूर इनके बाद देख लीजिएगा कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है मेथड ऑफ फीडिंग कोगुलेंट्स। अब आप कोगुलेंट्स को कैसे फीड करोगे, फीड करने का मतलब कि आपको एक टैंक में मिक्स करना है, ठीक है। तो आप कैसे फीडिंग करोगे कोगुलेंट्स की, केमिकल्स जो है ये कैसे ऐड किए जाते हैं, तो दो तरीके हैं, ठीक है। एक है ड्राई फीडिंग और एक है वेट फीडिंग। अब नाम से पता चला, ड्राई फीडिंग मतलब क्यों ड्राई फॉर्म में डाला जाता है, वेट फीडिंग मतलब क्यों सॉल्यूशन बना के डाला जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ड्राई फीडिंग में क्या है।
It is simple and required less space for working, and it is cheaper, but its control is difficult. इसको control difficult है, and mixing is not very effective. ठीक है, ड्राई फीडिंग मतलब कि आपका जो कोवलेंट्स है वो ड्राई फॉर्म में डाले जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, मतलब आपको डोज का कितना लेना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो थोड़ा कंट्रोल करना इस पर डिफिकल्ट हो जाता है। और जो इसकी मिक्सिंग होती है वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं होती मिक्सिंग। ठीक है, उसी तरीके से वेट फीडिंग में क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ कोगुलेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज प्रिपेयर्ड। तो इसमें सॉल्यूशन बनाया जाता है, कोगुलेंट का सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, एंड मिक्स्ड विद द वाटर डायरेक्टली थ्रू मिक्सचर। तो वाटर में मिक्स किया जाता है। इन दिस मेथड देयर इज बेटर कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी में हम कोगुलेंट को डाल रहे हैं वो हम बेटर तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वेट फीडिंग का ये एडवांटेज है। ठीक है, मिक्सिंग डिवाइसेस। अब देखिए मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने कोगुलेंट को पानी में डाला है तो उसको आपको प्रॉपर्ली मिक्स करना पड़ेगा, तो ही वो कोगुलेशन प्रोसेस चलेगी, फ्लॉक्स बनेंगे और वो जाके नीचे सेटल हो पाएंगे। ठीक है, तो मिक्सिंग आपको कंटिन्यूस करनी पड़ती है। मिक्सिंग के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस है? पहला है सेंट्रीफ्यूगल पंप। In most of the cases, centrifugal pump is used to raise the water to the settling tank, and coagulant may be added in the suction line of pump, which will get mixed with the water. तो क्या करते हैं हम लोग, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है बेसिकली हम उसको ज्यादातर यूज किसके लिए कर रहे होते हैं, ताकि हम सेटलिंग टैंक में वाटर को डाल सकें, है ना। तो उसी उसी पंप में हम क्या करते हैं, कोगुलेंट्स को भी ऐड कर देते हैं, ताकि वो सक्शन लाइन जहाँ से पानी सक हो रहा है वहां से, ताकि वो पाइप पंप में ही वो मिक्स होता हुआ चला जाए, वाटर में मिक्स हो जाए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। उस तरीके से ये देखिए कंप्रेस्ड एयर एजिटेशन है, ये भी एक तरीके की प्रोसेस है। इसमें एयर को कंप्रेस करके डाला जाता है, उसमें मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग बेसिन विद बैफल वॉल्स। ठीक है, बैफल वॉल टाइप का इसमें बैफल वॉल्स रहती हैं, उसके थ्रू आप मिक्सिंग करते रहते हैं इसमें वाटर में। तो अलग अलग टाइप के हैं मिक्सिंग के तरीके हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक है, अगर मैकेनिकल डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं मिक्सिंग बेसिन में, मिक्सिंग बेसिन क्या होता है, देखिए टैंक में डालने से पहले आप वाटर में इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको फिर टैंक में आप डालते हैं। तो उस जब टैंक में आप डालते हैं वो है आपका सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल डिवाइसेस। अब हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो इसमें ये टॉपिक मैं आपको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन गेट पे पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस लगे होते हैं मिक्सिंग करने के लिए, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट्स में यही यूज किया जाता है। द मैकेनिकल डिवाइस इज कॉल्ड फ्लैश मिक्सचर which contains pedals। इसमें कुछ pedals होते हैं which are operated by power driven motor। ये pedals होते हैं जिसमें कि मोटर से ऑपरेट किया जाता है इसको। The intensity of mixing is dependent upon temporal mean velocity gradient। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, temporal mean velocity gradient, जिसको हम G से दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी है मिक्सिंग की वो किस पे डिपेंड करता है, इस G पे डिपेंड करता है, मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। The turbulence and mixing is based on the rate of power input। कितनी पावर इनपुट हम दे रहे हैं उस पे बेस करेगा मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस। जनरली फ्लैश मिक्सचर हैज a speed of 40 to 1400 rpm। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, हर मिनट मतलब हर एक मिनट में 400 रोटेशन दे रहा है। इस तरीके से इसको पैडल को रोटेट किया जाता है मोटर के। एंड डिटेंशन टाइम इज ऑफ 30 to 60 सेकंड। देखिए डिटेंशन टाइम कितना है, 30 से 60 सेकंड्स, मतलब हार्डली 1 मिनट इसका डिटेंशन टाइम है। 1 मिनट के लिए ही इसको वो किया जाता है, जो डिटेंशन टाइम है वो 1 मिनट के लिए, मतलब इसको रोटेट किया जाता है, उतनी देर के लिए इसको मिक्सिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, so the mean temporal mean velocity gradient is defined as the rate of change of velocity per unit distance normal to the section। ठीक है, ये जो है आपका G जो मैंने आपको बताया था, mean velocity gradient is defined as the rate of change of velocity per unit distance normal to the section। सो G का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है एक बार भी। ठीक है, सो G is given by अंडर रूट ऑफ P अपॉन म्यू टाइम्स V। ठीक है, और इसकी यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स पे है। ठीक है,
So where P is the power input required in watt per minute per meter cube per hour of the flow, that is 1 to 3 watt. तो जो ये P है वो आपका watt में given है power. V is your volume to which the power is applied for mixing. कितने वॉल्यूम में है? वॉल्यूम आप लोग डायरेक्टली किससे निकाल सकते हो? V equals to QT, मतलब कि Q is your discharge into time. तो वो सेम फॉर्मूला discharge equals to V upon T से आप जैसे निकालते हो उसी तरीके से आप इससे वॉल्यूम निकाल सकते हो. डिटेंशन टाइम मैंने बताया आपको कितना रहता है, 30 to 60 सेकंड्स का डिटेंशन टाइम रहता है. ठीक है. और म्यू क्या है इसका? डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कोफिशिएंट. ठीक है, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में होता है आपका, ये आपको गिवन होगा. सो इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे? जी निकाल लोगे, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग निकाल लोगे जी. ठीक है. अब इसका यूज कहाँ पर होता है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे. फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए इस वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है. ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये आ चुका है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये एक बार. ठीक है, ये जी का यूज नीचे होगा फॉर्मुलेशन में. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लॉक्यूलेशन. फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? जो मैंने आपको पहले बताया था, जो फ्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन. देखिए, इट इज द प्रोसेस टू इनिशिएट फ्लॉक. ठीक है, तो फ्लॉक बनाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं. सो फ्लॉक्यूलेशन इज अ स्लो मिक्सिंग प्रोसेस in which colloidals are brought together to form flocks. ये मैंने आपको बताया कि सारा अगर आप तो हल्की हल्की मिक्सिंग करते रहते हैं स्ट्रेनर्स के थ्रू, या फिर जो मैंने आपको मिक्सिंग के वो बताए ऊपर मैकेनिकली कैसे मिक्स किया जाता है उस तरीके से इसको मिक्स किया जाता है. और ये कोलोइडल्स क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं और एक साथ मिलके फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स. The rate of flocculation is dependent upon several factors. कितने किस रेट से फ्लॉक्स बनेंगे वो भी डिपेंड करता है. such as इन फैक्टर्स पे कंसंट्रेशन ऑफ टर्बुलिटी, कितने टर्बुलिटी है वाटर में, टाइप ऑफ कोगुलेंट कितने हैं, कौन सा टाइप ऑफ कोगुलेंट है, और टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी जो हमने ऊपर निकाला था वो कितना है. इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका फ्लॉक्यूलेशन कि कितना फ्लॉक्यूलेशन होगा. अब देखिए फ्लॉक्यूलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हम लोग इसमें अगर आगे इसमें होगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक जार टेस्ट होता है. ठीक है, उसमें जार टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग कि ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट निकालते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एलम ऐड करना है पानी में, ठीक है, ताकि वो कोगुलेशन हो सके उसमें. लेकिन आप एक चीज बताइए कि कितना एलम ऐड करना है ये आपको कैसे पता चलेगा. ठीक है, उसके लिए किया जाता है जार टेस्ट. ये हमारी लैब में भी अवेलेबल है. तो जार टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम डोज निकाल सके, ना तो ज्यादा ना कम, ऑप्टिमम डोज. और वो ऑप्टिमम डोज किस तरीके से होता है? जार टेस्ट किया जाता है. जार टेस्ट में क्या होता है, एक सेटअप होता है, मैं आपको उसका वीडियो लिंक भी भेज दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, फिर थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मशीन है जिसमें कि 6 जार्स आप लोग रखते हैं. ठीक है, उसमें रोटेशन करने के लिए स्ट्रेनर्स दिए रहते हैं और उसमें आप अपना वाटर डालते हैं. ठीक है, जो आपका रॉ वाटर है 6 के 6 उसमें आप अपना वाटर डालेंगे, जार में आप अपना वाटर डालेंगे, और उन जार में आप क्या करेंगे, हर एक जार पे जैसे मान लीजिए 0.5 mg पर लीटर का कोगुलेंट आप डाल देंगे, एलएम डाल दीजिए, और अगले वाले में 1 डाल दीजिए, फिर अगले वाले में 1.5 डाल दीजिए, नेक्स्ट वाले में 2 डाल दीजिए, 2.5, 3. ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग डोज डालोगे और उसको कुछ टाइम के लिए रोटेट करोगे स्ट्रेनर को. उसको मैकेनिकली रोटेट होता है, मशीन आप ऑन करोगे तो रोटेट होने लगेगा. ठीक है, तो जैसी स्ट्रेनर से वो रोटेट होता है तो क्या होता है, रोटेशन होता है, उसमें मिक्सिंग शुरू हो जाती है और फ्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं. तो आपको 6 के 6 जार में ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा फ्लॉक किसमें बन रहा है. ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ना तो कम वाले में बहुत ज्यादा बन रहा है, ना जहां पर डोज बहुत ज्यादा उसमें भी कोई ज्यादा फ्लॉक नहीं बन रहा है. एक ऐसी डोज होगी जिसके आसपास सबसे ज्यादा फ्लॉक बन रहा होगा. ठीक है, वही आपको ऑप्टिमम डोज कहलाया जाता है. ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होता है, उसको आप बोलते हैं ऑप्टिमम डोज. तो ये पूरी की पूरी वही प्रोसेस है, फ्लॉक्यूलेशन की प्रोसेस जो है. ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है इस पे भी ये फ्लॉक्यूलेशन डिपेंड करता है. वो कैसे डिपेंड करता है, देखिए, इफ जी इज कंबाइंड विद डिटेंशन टाइम, अगर आप जी को मल्टीप्लाई करोगे इससे डिटेंशन टाइम से या डिस्प्लेसमेंट टाइम, देन अ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इज फॉर्म्ड कॉल्ड कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी, CO. ये जो CO टर्म है ये भी पूछा जाता है, कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अब जो जी मैंने बताया था आपको याद होगा, ऊपर मैंने सेकंड्स इनवर्स में बताया था, और टाइम क्या होता है, सेकंड्स में होता है. तो सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव यू अ
नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी। तो आप इसको बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जी इंटू टी कर रहे हैं। तो जी का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट पी टाइम्स म्यू वी, ठीक है, इंटू टाइम आप करोगे, ये आपका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। और टी की जगह पे आप अगेन वी अपॉन वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज रखोगे तो टाइम आपका निकल आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये जो v है यहाँ पर रूट v है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व इसको करोगे तो p रूट v म्यू अपॉन q इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। द सो ये जो न्यूमरेटर में ये आपका है पावर इंडक्शन फ्लो और नीचे वाला है आपको वाटर का फ्लो कितना हो रहा है। तो ये कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी जो है इन दोनों के रेशियो को कहला जाता है कि पावर इंडक्शन फ्लो कितना हो रहा है, फ्लो कितना हो रहा है और वाटर का फ्लो कितना था, है ना। सो पावर इंडक्शन फ्लो इज नथिंग बट दिस अपर साइड वाला जो गिवन है रूट पी वी अपॉन म्यू एंड क्यू इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो मतलब बेसिकली इट इज डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी क्या होती है ना। तो आप बताओगे कि ये जो टेम्पोरल मीन ग्रेडियंट वेलोसिटी है इनटू द टाइम, डिटेंशन टाइम। तो ये दो सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब लेकिन इससे आपको क्या इन्फ्रेंस निकलेगा, देखिए इफ g इज लार्ज एंड t इज शॉर्ट, मतलब कि जो वेलोसिटी है, टेम्पोरल वेलोसिटी है वो ज्यादा है और टाइम जो है वो कम है, देन स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक्स आर फॉर्म, ठीक है। टाइम बहुत कम लगाया है आपने और जो g है मीन वेलोसिटी वो ज्यादा आप रख रहे हो, तो स्मॉल और डेंस फ्लॉक्स फॉर्म होंगे बहुत, ठीक है, which subsequently combine together to form large flocks which can be removed easily। तो इनका आप फिर रिमूव कर सकते हो इजिली, जो कि कंबाइन हो जाएंगे टुगेदर। इफ g इज स्मॉल, अगला केस ले लीजिए, अगर g आपने स्मॉल रखा मतलब मीन वेलोसिटी जो है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी वो कम है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो, डिटेंशन टाइम, देन लाइटर फ्लॉक्स आर फॉर्म, इसमें लाइटर फ्लॉक्स फॉर्म होंगे और ये थोड़ा सेटल होने में टाइम ज्यादा लगाएंगे आप पे, ठीक है। द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज रिकमेंडेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 पर सेकेंड, ठीक है। 300 सेकेंड इनवर्स पे मतलब कम से कम इतनी आपको टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इससे ज्यादा रखनी चाहिए 300। एंड टाइम रिकमेंडेड इज लेस देन इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब कि 1 मिनट से अबाउट 1 मिनट के से कम आपको टाइम रखना चाहिए इसको, तब आपको ज्यादातर बेटर आपको फ्लॉप मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन इसलिए ही किया गया है ताकि आप लोग निकाल सकें कि कितना हमारा जी है और टी है, उसके बेसिस पर आप ये पता कर पाएंगे कि हमारे फ्लॉक्स कितनी जल्दी रिमूव हो पाएंगे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा या फिर कितना मीन ग्रेडियंट वेलोसिटी, जो मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि गेट में आ चुका है, ये देखिए गेट 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं इस पे क्या चीज है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28,800 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। ये आपका मीटर क्यूब पर डे में दिया है, तो ये क्या चीज है, डिस्चार्ज होगा क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टाइम है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज नथिंग बट डिस्चार्ज, ठीक है। कभी कभी आप लोग यूनिट्स देख के भी पता कर सकते हो कि ये क्या चीज की बना है ना। तो ये लिखा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इतना मीटर क्यूब पर डे ऑफ रॉ वाटर, इतने वाटर को ट्रीट करना है, रॉ वाटर को ट्रीट करना है। द रैपिड मिक्सिंग टैंक इम्पार्ट्स जी, मतलब यही टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कितनी है 900 सेकेंड इनवर्स, तो एक ग्रेडियंट है वेलोसिटी का, ठीक है, 900 की बन है। एंड द ब्लेंड ऑफ ए मिक्स ऑफ 35 mg पर लीटर ऑफ एलम, तो क्या कौन सा कोएगुलेंट यूज किया गया, एलम यूज किया गया, कितना यूज किया गया 35 mg पर लीटर यूज किया गया, विद द फ्लो फॉर द डिटेंशन टाइम ऑफ 2 मिनट का डिटेंशन टाइम है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपको पता ही है, एंड viscosity is 10 to the power minus 6 meter square per second, then find the power input in watts required for rapid mixing। अब देखिए पावर इनपुट पूछा है और पावर इनपुट हमने कहाँ पर निकाला था, जस्ट यहाँ पर निकाला था, ये देखिए पावर इंडक्शन फ्लो कितना है, ठीक है। तो पावर इनपुट निकालना आपको बेसिकली वॉट पे निकालना, आपको कितना वॉट आपका पावर यूज हुआ होगा, तो ये जो पी है आपको बेसिकली ये निकालना है ना, पावर इनपुट कितना पावर आपका लगेगा वॉट में वो आपको निकालना है इतने को प्रोसेस करने के लिए। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन होता है घुमा फिरा के, आपको सेम फॉर्मूला वही है, बस इसमें थोड़ी चीजें इन्होंने चेंज कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, एक तो यहाँ पे ये डायनेमिक विस्कोसिटी की बदले काइनेमेटिक विस्कोसिटी देगी, तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपको वॉट में, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कितनी पावर लगेगी ये सब प्रोसेस करने में, मिक्सिंग करने में,
सो पहले तो सबसे पहला काम आपको इसको विस्कोसिटी को चेंज करना पड़ेगा डायनामिक विस्कोसिटी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग निकाल लेंगे। सो म्यू कितना आ जाएगा 10 to the power -6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10 to the power -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पे इसकी डेंसिटी आ गई। नाउ V इक्वल्स टू Q इंटू T, आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, डिस्चार्ज इंटू टाइम। तो डिस्चार्ज आपको गिवन है 28,800 मीटर क्यूब पर डे और टाइम कितना गिवन है 2 मिनट। तो इस डे को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 60 कर दिया है इसको, ठीक है। ये भी सेकंड में चेंज कर दिया और नीचे वाला भी सेकंड में चेंज कर दिया डे को। तो ये सेम यूनिट में आप रखेंगे तो इट विल गिव यू 40 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल आया, डेंसिटी निकल आई। आपको क्या निकालना था, पावर। पावर क्या होता है, सिंपल है, पावर आपको निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी स्क्वायर इंटू 10 to the power -3 म्यू इंटू, मतलब बेसिकली ये जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इस पर रख दो आप उसमें। नीचे मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया हूँ, ये वाले फॉर्मूले पर, ठीक है। तो आप इसको पी निकालेंगे तो क्या होगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, पी जी स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वी। तो जी स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वी, तो उससे पी निकल आएगा सिंपल। तो वही क्या है इसमें देखिए, जी स्क्वायर 900 स्क्वायर इंटू 10 to the power -3 म्यू इंटू वी इज वॉल्यूम इज 40 मीटर क्यूब। तो इससे हमारी वॉट कितने आई, पावर 32,400 वॉट। ये डी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और ये यकीन मानिए आपको सिंपली ये 1 या 2 मार्क्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ के जा रहे हैं और इट्स सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड, जिसमें आपको हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चन को। हार्डली 30 या 50 से 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट में आप 1 या 2 नंबर स्कोर कर लेंगे इसमें, समझ रहे हो। और एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट में, तो इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है 2004 में कि कुछ होगा क्वेश्चन, मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, लार्जेस्ट जी एंड स्मॉलर टी कुछ है इसका ऑप्शन में, ठीक है। मतलब आपको कितने फ्लॉक, ये जो ये इस वाले इस पे बेस्ड है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाले नोट्स पे, ठीक है। जब लार्ज जी होगा और टी शॉर्ट होगा तो सबसे ज्यादा आपके फ्लॉक्स रिमूव होंगे, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जी लार्ज होगा टी शॉर्ट होगा, या इसको उल्टा क्या होगा, टी लार्ज होगा जी शॉर्ट होगा। इस तरीके से पूछते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन एक थ्योरेटिकली पूछा गया है, ठीक है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, 2004 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहां तक का जो अभी हमने डिस्कस किया है, जस्ट मिनट। सो अभी तक का जो हमने आज डिस्कस किया ये क्या था, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन या फिर टाइप 2 टैंक भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, नाउ दिस वन इज योर टाइप 2 या फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसको सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन क्यों बोलते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक्स को ऐड कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए। और देखिए सेडिमेंटेशन है तो ये सेडिमेंटेशन का पार्ट है ना, सेडिमेंटेशन के 2 पार्ट हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन पहला वाला जो हमने पढ़ा था, और दूसरा टाइप 2 या फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर कहीं पर क्लैरिफायर भी लिखा होगा, क्लैरिफायर लिखा होगा तो आप समझ जाना वो टाइप 2 की बात है, ठीक है। टाइप 2 क्लैरिफायर या इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा आप समझ जाइए। तो बेसिकली हमारी प्रोसेस क्या है, हम लोगों को वाटर को जो है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो हल्के हल्के सेटलेबल, अगर वो सेटलेबल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो वो क्या करेंगे, हल्के हल्के सेटल हो जाएंगे और वो नीचे जाके एक लेयर फॉर्म करेंगे, स्लज बन जाएगा, ठीक है। नीचे जाके वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यही प्रोसेस हमें करनी है, पर क्या होता है कि डिसॉल्व सॉलिड्स को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो डिसॉल्व फॉर्म है ना, जो सस्पेंडेड है वो तो अपने आप नीचे नीचे आ जाएंगे, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सस्पेंडेड वेलोसिटी से ये सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वो तो आगे सेटल हो जाएंगे, वो हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, वो आपको पता भी है। स्टोक्स लॉ आप लोग अप्लाई करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन उन पार्टिकल्स का क्या जो डिसॉल्व फॉर्म में है वो तो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब वो बड़ा कंसर्न हो जाता है कि यार हम लोग कैसे रिमूव करें जो वाले पार्टिकल्स हैं डिसॉल्व करें। उसके लिए हम लोगों को फिर टाइप 2 सेडिमेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये टाइप 2 सेडिमेंटेशन जो है ये दोनों प्रोसेस में फॉलो होता है। पहले आपका टाइप 1 आएगा, फिर आपका टाइप 2 आएगा, मतलब कि दोनों टैंक्स लगे होंगे। पहला टैंक आपका टाइप 1 वाला होगा और दूसरा टैंक उसके बगल में जो लगा होगा वो टाइप 2 होगा, मतलब जिसमें कोगुलेशन चलेगा। तो इस तरीके से वाटर को ट्रीट किया जाता है।
तो टाइप 2 वाले टैंक में क्या किया जाएगा, कोगुलेंट डाला जाएगा वाटर में, रॉ वाटर में कोगुलेंट डाला जाएगा, जितनी ऑप्टिमम डोज होगी, ऐसा नहीं कि कितना भी डोज डालेंगे आप, है ना, फिक्स डोज होती है, वो आप लोग डालेंगे उसमें, वाटर में आप उसको ऐड करेंगे और उसमें वो फ्लॉक्स बने और उसको प्रोसेस किया जाता है ना, उसमें स्ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें मैंने बताया मिक्सिंग की जाती है बेसिन में, है ना, एक तो उसको आप मिक्स करते रहते हैं, स्टिरिंग होती रहती है पानी में, और वो कोवलेंट जाके उसमें फ्लॉक बनाता है। फ्लॉक मतलब कि जो मैंने आपको बताया वो पार्टिकल इम्प्योरिटी की नेगेटिव और जो केमिकल का पॉजिटिव होकर अटैच हो जाता है और वो एक कंबाइंड होकर एक फ्लॉक बनाता है। ठीक है, अब फ्लॉक क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है वेट में, वो अल्टीमेटली आके क्या करेगा, नीचे आके डिजोल्व, नीचे आके सेटल होने लगेगा। तो ये प्रोसेस है, तो ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि जो हमारे डिजोल्व सॉलिड्स हैं उनको भी हम सेटल करा सकें, उनको भी हम वाटर से रिमूव कर सकें। समझ लो मतलब किस तरीके की प्रोसेस है। तो मैं एक बार देहरादून में गया भी हूँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो कभी आपको मौका लगेगा तो आप जाइएगा वहां पर, देखिएगा उसमें सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन का बड़ा अच्छा प्रोसेस आपको देखने में मिलेगा। वहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और आप देखोगे इतने बड़े बड़े, मतलब फिटकरी जिसे बोलते हैं ना, आपने कभी नाई की दुकान में शेव करते हुए ऐसे कभी देखा होगा, तो फिटकरी वो यूज करता है, ठीक है, वही सेम फिटकरी है एलम, तो उसके इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं वहां पर, और मतलब पूरा उसका रूम होता है एलम का, तो उससे एलम निकाला जाता है वहां से और उसमें पानी में डाला जाता है उसको, और उनकी वहाँ पे लैब्स भी होती हैं, यहाँ पर ऑप्टिमम डोज, जैसे मैंने आपको जार टेस्ट बताया था, ठीक है, तो जार टेस्ट में वो लोग जार टेस्टिंग करते हैं हर दिन, वाटर में कितना कोवलेंट डालना है उनको, उसको डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था उन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए वाटर तो अलग अलग जगह से आ सकता है आपके सोर्स से ना, हो सकता है एक बार वाटर आया उसका पीएच अलग था, अभी वाटर का पीएच अलग है, टेम्परेचर अलग है, कल कुछ था आज कुछ था, तो ये सारी चीज वेरिएशन ला सकती है, तो आपको टेस्टिंग करनी जरूरी है हर दिन। ठीक है, फिर आप उससे ऑप्टिमम डोज निकालते हो कि कितना कोवलेंट हमें ऐड करना है, तो वो ऑप्टिमम डोज निकालने के बाद उसमें ऐड करते हो आप, और बेसिकली हमारा अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सेडिमेंटेशन करा सकते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, चाहे वो टैंक 1 हो या टैंक 2 हो, अब वो वाटर की प्रॉपर्टी से पता चलेगा भाई, अगर डिजॉल्व सॉल्ट ज्यादा है तो आपको टाइप 2 या फिर सेडिमेंटेशन कोगुलेशन कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके सेटलेबल पार्टिकल्स हैं उसमें तो टाइप 1 से भी काम चल जाएगा। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ लीजिए आप, सेडिमेंटेशन ये एक और यूनिट है, जैसे सबसे पहली यूनिट थी हमने स्क्रीन्स लगाई थी, स्क्रीन से बड़े बड़े जो फ्लोटिंग मटेरियल है उसको हटाया, फिर एरिएटर्स लगाए, एरिएटर्स लगा के हमने थोड़ा बहुत आयरन मैंगनीज रिमूव करने की कोशिश की, और अदर टेस्ट जो है उसमें वो रिमूव करने की कोशिश की, जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उसको रिमूव करने की कोशिश की, है ना, एरिएटर्स मतलब उसमें हमने ऑक्सीजन डाला वाटर में। थर्ड प्रोसेस हमने देखी सेडिमेंटेशन, कि कैसे सेडिमेंटेशन से हम लोग डिजोल्व और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो आप लोग। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करना है किसी चीज को, है ना, और फिल्टर्स आपने कई तरीके के देखे भी हैं, अपने घर पे भी आपने फिल्टर्स देखे होंगे, कैसे पानी छन के नीचे निकल के आते हैं ना, तो लेकिन वो तो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो तो आपके घर पे यूज होने वाला एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, राइट। तो उसके लिए तो आप कितना 4 5 10 लोगों के लिए पानी कर रहे हो, बट एक पूरी सिटी के लिए, पूरे टाउन के लिए आपको वाटर ट्रीट करना है, तो आपको इस तरीके के फिल्टर्स तो यूज कर नहीं सकते हो। तो आप देखोगे कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा का पूरा फिल्टर बेड बनाया जाता है सैंड का, ग्रेवल का, उसके थ्रू पानी पास होता है, और इस तरीके से फिल्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्रोबेबली कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, वो रहेगा फिल्ट्रेशन। उसमें भी 2 टाइप के फिल्टर आएंगे, स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर्स, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे, उसमें वेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पर क्वेश्चंस आते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट क्या रहेगी हम लोग की वाटर ट्रीटमेंट में, फिल्ट्रेशन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, पार्ट वाइज देख लीजिए। स्क्रीनिंग हमने देखा, स्क्रीन कैसे लगाई जाती है, एरिएटर्स देखे, फिर अब सेडिमेंटेशन देखा थर्ड, और फोर्थ यूनिट हम लोगों का क्या है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर उसका डिसइंफेक्शन वगैरह 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 आगे हम लोग देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग इज योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप नहीं तो आपके पास अगर बुक भी होगी तो ये सारी प्रोसेस गिवन होंगे, जितने कोगुलेंट्स आपने 2 मैंने आपको डिस्कस किए थे, बाकी 2 3 और हैं, वो आप लोग और प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछेगा एग्जाम में तो आपसे केमिकल रिएक्शन पूछेगा, केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, वो जरूर आप लोग ध्यान में पढ़ के जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस अगर किसी ने नहीं लगाई है तो वो मार्क कर सकता है, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 2 3 मिनट्स ये सेशन ऑन रहेगा, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।